हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेस बांका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाइए सफल बैच के साथ। चल रहा है बिहार पुलिस का एमसीक्यू और आप सभी इसका आनंद भी ले रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो सभी मित्रों को सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को फायदा हो सके। और मेरे प्यारे साथियों, 2 घंटे तक बने रहिएगा। 2 घंटे से कम भी समय लगेगा क्योंकि पूरा सेशन 100 क्वेश्चन का बनाना है। तो एकदम एनर्जी के साथ जुड़ा रहिएगा। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो आप सब लाइक जरूर कर दीजिए और सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए। उसके बाद क्लास प्रारंभ होगा और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लास्ट में ये जरूर बताइएगा कितना किसका नंबर आया है। इसे 1 से 100 तक आप लिख लीजिए। जो गलत होगा वो गलत में काउंटिंग करिएगा, जो सही होगा वो सही में काउंटिंग कर लीजिएगा। इससे पता चल सकेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और एग्जाम के लिए आप कितना तैयार है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी जुड़ गए हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और एनर्जी के लिए लाइक का बटन एक बार जरूर दबा दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सहायता किसकी है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक सहायता किसकी है? एकदम आज सेट लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसकी सहायता सबसे अधिक है? जल की, वायु की, खून की, शहद की? तो आंसर आपका क्या होगा? एकदम फटाफट लगाते चलिए। आज एकदम सिर्फ आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। आंसर हो जाएंगे आपका क्या? डी हो जाएंगे, यानी कि चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लगा दीजिए डी नंबर। यानी मेरे प्यारे साथियों, जो जितना गहरा होगा, गहरा का मतलब एकदम तरल, जो गहरा होता है, गहरा कहते हैं ना कि गहरा, एकदम गहरा होगा, उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी, उसकी श्यान उतनी ही होगी। जल के, वायु की, खून की सबसे अधिक गहरा शहद है, तो शहद की श्यानता क्या होंगे? सबसे अधिक होंगे। तो आप शहद पर आंसर एकदम लगा दीजिए। आपका हो गया चौथा नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। एक समान मानवीय आंख कितनी तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है? 200 से 900 एनएम के बीच, 250 से 850 एनएम के बीच, 300 से 800 एनएम के बीच, 390 से 780 एनएम के बीच। यानी कि जो है एक समान मानवीय आंख कितनी तरंगदैर्घ्य को, यानी बीच विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है? आंसर एकदम फटाफट लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 390 से 780 एनएम के बीच। तो आप सब आंसर लगा दिए चौथा नंबर। आज मेरे प्यारे साथियों प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आंसर लगाते चलना है, देखते हैं कितना नंबर आता है। इसका डिस्कशन भी कर देंगे बहुत सारे प्रश्नों में और बहुत सारे प्रश्नों को दूसरे दिन भी कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B2 कमी से, विटामिन B3 कमी से, विटामिन B5 की कमी से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको आज सेट सिर्फ लगाना है? क्योंकि एक दिन हम आपको देख रहे हैं कि सेट जब बना रहे हैं तो कितना नंबर आप लेकर के आ रहे हैं, ये चीज देखना है। इसलिए आप सब इस सेट को आज मारिए, 1 घंटे में पूरे सेट कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो आंसर लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? प्लेग्रा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5? एकदम आंसर बताइए आप सब। तो कहेंगे सर ये जो है विटामिन B3। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3। तो आंसर लगा देंगे आप सब विटामिन B3। बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B3 का कर रहे थे, तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। चौथा नंबर भी प्रश्न आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग नामक बीमारी होती है और ये कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। चलिएगा, नाभिकीय रिएक्टर। मेरे प्यारे साथियों आपके सामने प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मागतिकी सिद्धांत पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या नाभिकीय संलयन पे? तो जो है नाभिकीय रिएक्टर जो काम करते हैं वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे कार्य करते हैं। किस पे काम करते हैं? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है नाभिकीय रिएक्टर। आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था।
एनरिको फर्मी ने किया था, एनरिको फर्मी ने इसका आविष्कार किया था, एनरिको फर्मी ने इसका आविष्कार किया था, किसका? नाभिकीय रिएक्टर का। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का काम करता है, क्या क्या कौन कौन करता है मंदक का काम, तो आप सब बताएंगे इसका। भारी जल भी मंदक का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में, और आपका भारी जल और ग्रेफाइट काम करता है। कौन करता है? ग्रेफाइट काम करता है। ठीक है, यानी मंदक के रूप में जो है नाभिकीय रिएक्टर में कौन काम करते हैं? भारी जल काम करते हैं और ग्रेफाइट काम करते हैं। अगर कहेंगे कि संहयक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो संहयक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। मंदक में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है भारी जल और ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में हम स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। और भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है? तो कहेंगे सर अप्सरा है। कौन है? अप्सरा है। कौन है? अप्सरा है। बताइए अप्सरा का आविष्कार यानी अप्सरा का निर्माण कब हुआ? अप्सरा का खोज कब हुआ? जो है अप्सरा का निर्माण ही बोलिए कब हुआ? तो कहेंगे सर 1956 में, 1956 में, है ना। चलिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए आप सब, ताकि सब कोई जुड़ सके। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? ये भी एक सब समझना है, ईंधन का काम कौन करता है? तो कहेंगे सर ईंधन का काम यूरेनियम करता है। कौन करता है? यूरेनियम करता है ईंधन का काम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन जिसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या था? पुनः उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है रंग बदल जाए, आकार बदल जाए, लेकिन उसको दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसी अभिक्रिया जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कहते हैं ना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पचना, ये सब दोबारा वापस नहीं हो पाएगा। तो हम उसी को देखेंगे। यहाँ पे परीक्षा से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होगा, फिर उसको आगे लगाएंगे तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम जो है ना, सब्जी जब पका देंगे तो वो दोबारा वापस सब्जी नहीं बन पाएंगे, इसलिए जो है सब्जियों का पकाना यहाँ पे क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर लगा देंगे आप सब, रासायनिक परिवर्तन लगा देंगे दूसरा नंबर पे। क्लियर है? चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है खगोलीय इकाई एयू निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी मापने की इकाई है? यानी जो है खगोलीय दूरी है, किसके बीच की मापने की इकाई है? सूर्य तथा चांद के बीच की दूरी, पृथ्वी तथा चांद के बीच की दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी तथा शुक्र के बीच की दूरी। एकदम इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों आप सब फटाफट लगा दीजिए। आप कहाँ से क्लास लेते हैं सर जी? कोलकाता से लेते हैं टीपू सुल्तान जी। सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, आप अपने अपने स्टेटस में जरूर लगा दीजिए, ताकि सब कोई जुड़ जाएगा। आप एयू का मतलब जानते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जो कि मेरे प्यारे साथी खगोलीय इकाई जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है। तो कहेंगे सर 1 एयू बराबर क्या होगा? 1 एयू बराबर यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होगा? मीटर में अगर हम बात करें तो 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर बोल सकते हैं आप। 10 पर पावर 11 मीटर होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथी 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? पता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या बताएंगे? तो कहेंगे सर 1 प्रकाश वर्ष बराबर, एकदम फटाफट आंसर दीजिए। कहेंगे सर हम बता चुके थे पिछले क्लास में भी, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। क्या? 15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। तो याद रखिएगा ये सब चीज को, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब, ये सब माइंड में याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथी। तो खगोलीय इकाई जो मापी जाती है वो क्या है? आप कहते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को मापी जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। एक चीज आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखिएगा, एक पारसेक बराबर, ये पूछा जाता है, पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? तो कहेंगे सर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है ना। चलिए, एकदम आप सब लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न सही हुआ है, कितना प्रश्न गलत हुआ है। सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे प्यारे साथियों।
कहते हैं निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? पिछले दिन भी क्लास में ये सवाल हुआ था, तो ये बता दीजिए आप सर इसका आंसर। तो कहेंगे सर पेरिस्कोप में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब कहेंगे पेरिस्कोप का आविष्कार किसने किया था? यानी पेरिस्कोप का अगर हम पूछें आप सबसे, पेरिस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, पेरिस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो बता सकेंगे? कहेंगे कि हिप्पोलाइट मेरी डेवी ने इसका आविष्कार किया था। क्लियर है? चलिए, और कहेंगे कितने ईस्वी में किया था? तो मेरे प्यारे साथियों 1924 ईस्वी में किया था। टीवी सेट के संचालन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? टीवी सेट का जो संचालन होता है उसमें निम्नलिखित में से किस चीज का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण किया जाता है, रेडियो तरंग किया जाता है, या गामा किरण किया जाता है, या एक्स किरण किया जाता है? तो टीवी सेट का बात अगर आ जाए मेरे प्यारे साथियों, टीवी सेट का अगर बात आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग हो जाएगा। अगर यही बात कर दे रिमोट का, यानी कि रिमोट से जैसे कि आवाज को बढ़ाना होता है, चैनल को चेंज करना होता है, उसमें कौन सा किरण काम करेगा? अवरक्त विकिरण काम करेगा। अवरक्त विकिरण यानी अवरक्त किरण भी बोल सकते हैं आप, अवरक्त विकिरण काम करेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि टीवी सेट के संचालन में रेडियो तरंग कार्य करता है और रिमोट में जो कार्य करता है वो अवरक्त विकिरण का कार्य करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर। आप सब लगा दीजिए दूसरा नंबर। चलिए आगे मेरे प्यारे साथियों, एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आप सबका इसी प्रकार आवाज देते रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए। चलिए बिल्कुल सही है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। यहाँ एक चीज जरूर समझ लीजिएगा, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा 15 सितंबर। बताइए 15 सितंबर कब, कितने ईस्वी में भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो पहली बार हुई थी? 15 सितंबर 1959 ईस्वी में हुई थी। 1959 ईस्वी में हुई थी। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। जब हम साधारणतः खाना बनाते हैं और जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी क्यों पक जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर एकदम फटाफट दीजिए, इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज जानिएगा आप कि दाब बढ़ाने पर ध्यान दीजिएगा, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें दाब घटाने पर जल का क्वथनांक घट जाता है। ये सब प्रश्न एकदम ध्यान रखिएगा, आ सकता है क्वथनांक घट। एडमिट कार्ड सबका इशू हो रहा है, आप सब एडमिट कार्ड अपना जरूर निकाल लीजिएगा, सेंटर अपना जरूर पता कर लीजिएगा कहाँ सेंटर आपका गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, दाब घटाने पर जल का क्वथनांक घट जाता है और दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आप जानते हैं प्रेशर कुकर पैक रहता है तो वहाँ क्या होगा, दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा, और जल का जब क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, पहला नंबर। आप मेरे प्यारे साथियों जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है, यानी दाब कम हो जाता है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। ऐसे कहा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्लियर बात है? पहाड़ों पर खाना बनाना आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है, इसलिए खाना बनाना आसान नहीं होता है। क्लियर है? देर लगता है। और जानते हैं जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिएगा मेरे प्यारे साथ, बढ़ जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक निम्न में से कितना होता है? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, हीरा का अगर पूछा जाए तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। अगर पानी का पूछा जाएगा तो पानी का जो है 1.33 होता है। ये अभी फिलहाल दो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या है? सफेद कशिश का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सफेद कशिश का रासायनिक नाम बताना है, आप सब इसका आंसर बताइएगा। हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों सफेद कशिश, ध्यान दीजिएगा, सफेद कशिश की बात करेंगे
दूसरा हम बात करेंगे नीला कशिश की बात करेंगे, क्या करेंगे? नीला कशिश की बात करेंगे। और अगर 3 कशिश रहता है इसको याद रखिएगा, और एक हरा कशिश की बात करेंगे, एक हरा कशिश की बात करेंगे। एक ही जगह सब क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक जगह क्लियर हो जाने का मतलब है आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कहेंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट इंटू 7H2O रहे, तो समझ जाइएगा ये सफेद कशिश है। अगर यहाँ पे CuSO4 इंटू 5H2O तो समझ जाइए वो नीला कशिश है। और FeSO4 इंटू 7H2O तो समझ जाएंगे हरा कशिश है। यहाँ सफेद कशिश पूछा है ZnSO4, यानी कि आप कह सकते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जहाँ पे होगा उसी का रासायनिक नाम होगा, तो जिंक सल्फेट आप सफेद कशिश में लगा देंगे। अगर नीला कशिश पूछा जाएगा तो कॉपर सल्फेट लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा हरा कशिश तो फेरस सल्फेट लगाएंगे। तो याद रहेगा, यानी कि यहाँ पे जल देखिएगा 7H2O और 7H2O सफेद और हरा में होता है, नीला में 5H2 लगता है, यानी 5H2 लगाएंगे। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, बिल्कुल आंसर आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथी सभी मित्रों को जरूर शेयर करिए आप सब, और कहते हैं सभी जगह पहुंचा दीजिए फटाफट। क्या बात है, बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मूत्र की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। तो कहेंगे सर मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगर हमसे पूछें कि ब्यूटेरिक अम्ल में क्या पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे मक्खन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे सर पालक में पाया जाता है। कह सकते हैं साग सब्जियों में पाए जाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, जिसे टमाटर में भी हम लिख सकते हैं ना। साग सब्जी यानी पालक भी साग सब्जी है, टमाटर भी आपका साग सब्जी है, इसमें पाया जाता है क्या, यानी ऑक्जेलिक अम्ल। टैट्रिक अम्ल का बात करें यानी खट्टा पदार्थ में पाया जाता है, अंगूर हो गया, इमली हो गया, ये सब में मेरे प्यारे साथियों टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। एकदम क्लियर है, किसी को कोई तकलीफ मेरे प्यारे साथियों? जितने भी मित्रगण हैं सभी को जरूर शेयर कर दीजिए आप सब, ताकि सब कोई क्लास का आनंद ले सके जबरदस्त तरीके से। क्या कर सके? जबरदस्त तरीके से आनंद ले सके। बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे साथी, बहुत ही सुंदर, लगभग जुड़ गया है, और जो नहीं जुड़ा है हम उसको जोड़ देंगे अभी। आप सब भी एक काम, शुभ काम कर दीजिए ताकि क्लास किसी का ना छूटे और सबको लगे कि क्लास पुनः फिर से चालू हो गया। कहते हैं ना, जब आप अगर दिन खराब हो तो आप ऊँट पर भी बैठ के चलोगे ना भैया तो कुत्ता काट ही लेगा। अगर ये हम तबीयत इतना खराब है तो भी हम सोच रहे हैं क्लास ले लूं, तो भाई बंद हो जा रहा है। आखिर क्यों? लेकिन नए नए हैं इस चीज़ों में, तो मेरे प्यारे साथियों धीरे धीरे सीखने को मिलता है कि कैसे ऑनलाइन हैंडल किया जाए। बाकी आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो चलेगा ही चलेगा। तो चलिए सभी मित्रों को जरूर आप सब शेयर कर दीजिए। हाँ भी बर्फर कर रहा है क्लास, अब ठीक चल रहा है क्लास। वीडियो एकेडमी में एंटर गया है। चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है कौन सा रोग, तो कहेंगे सर अल्जाइमर प्रभावित करता है, जिसको कहते हैं भूलने की बीमारी। देखिएगा अल्जाइमर क्या है? भूलने की बीमारी है, ठीक है, भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर बीमारी है, ठीक है। अल्जाइमर जो है क्या है? भूलने की बीमारी है। और एक होता है मेनिंजाइटिस, जिसको कहेंगे मेनिंजाइटिस, जो गर्दन को बुखार कहते हैं, ये मस्तिष्क का ही बीमारी है। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है।
आगे ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कराएं, अभी कुछ देरों में मिलेगा, कुछ देर में आपको सवाल मिलेगा, कल का अधूरा चल रहा है, ध्यान रखिएगा। मानव सौंदर्य का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मानव सौंदर्य का अध्ययन है केलोलॉजी है, यूरोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है और नियोलॉजी है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, आंसर इसका क्या होगा? तो कहेंगे सर मानव सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है, यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या हो जाएगा? केलोलॉजी हो जाएगा। आंसर लगा देंगे केलोलॉजी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है एकदम। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कीट पतंग का अध्ययन होता है। क्या होता है? कीट पतंग का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत होता है ना? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। यूरोलॉजी के संबंध में मूत्र एवं कहते हैं विरिक से संबंधित अध्ययन जो है यूरोलॉजी के अंतर्गत होता है। आप लिख भी सकते हैं मूत्र एवं विरिक, यानी क्या है? मूत्र एवं विरिक का अध्ययन जो है वो यूरोलॉजी के अंतर्गत होता है। विरिक का अध्ययन यूरोलॉजी के अंतर्गत होता है। बताइए ऑर्नियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? ऑर्नियोलॉजी की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो बता देंगे आप सब आंसर। तो कहेंगे पक्षियों का अध्ययन होता है। क्या होता है? ऑर्नियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। पक्षियों का अध्ययन होता है ना? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोकार्बन जो है वायु प्रदूषक में नहीं आता है। हाइड्रोकार्बन जो है वायु प्रदूषक में नहीं आता है। क्या होता है? नहीं आता है। और इसमें देख रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप कहते हैं N2O। क्या कहते हैं? N2O, जो कि जिसको कहते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, ठीक है, लाफिंग गैस N2। इसका खोज किसने किया था? तो कहेंगे सर प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। प्रिस्टले ने किया था। प्रिस्टले ने इसका खोज किया था। किसका? यानी लाफिंग गैस का खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। बिल्कुल सही है। सर चेंज कीजिए ना, कल ही है। नहीं, कल का नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है? हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो आप तत्काल बंद रख दीजिए, हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो आंसर हम पिछले क्लास में भी लगाए थे, तो ये हो जाएगा विसरण के कारण, यानी कि एक कोने से सभी जगह क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो आंसर लगा देंगे विसरण। चलिए अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन भी खाया जाता है और बीजाणु भी खाया जाता है। इसका मतलब ए बी दोनों आंसर लगा के आएंगे, तीसरा नंबर है ना। नींबू का डायबेक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से उत्पन्न होती है? तो आप सभी को पता है नींबू का जो डायबेक रोग होता है, जिसको लिटिल लिप भी रोग बोल सकते हैं भैया, जिसका मतलब कॉपर की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। आप जानते हैं धान में जो है खैरा रोग, धान में जो खैरा रोग है वो किसके कमी से होता है? तो कहेंगे सर जस्ता की कमी से होता है। जस्ता की कमी से होता है। अच्छा आप सब बताइए जो है मैग्नीज की कमी से क्या होता है? बता दीजिए। तो मैग्नीज से कमी से मटर में मांस रोग, जानते हैं? मटर में जो है मटर का जो मांस रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। क्या होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। फफूंद की कमी से मूंगफली का टिका रोग होता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 80 कैलोरी या 336 या 720 या आप 620। तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं बर्फ का जो है गुप्त यानी कि बर्फ का अगर कह सकते हैं बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा पूछा जाएगा तो होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 80 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस होता है। और आप जीरो डिग्री से 1 डिग्री टेम्परेचर यानी कि हम एक डिग्री टेम्परेचर आगे बढ़ाएंगे तो 1 कैलोरी खत्म होगा। 100 डिग्री तक जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ जुड़ जाएगा। और उसके बाद जो है आप बात करेंगे बर्फ, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है 540, तो 540 इसमें ऐड कर दीजिए। टोटल जोड़ेंगे तो इधर 640 और 640 80 720 कैलोरी यानी टोटल लगेंगे। ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो 720 आप आसानी से लगा के आ सकते हैं। चलिए आगे जो प्रश्न है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? अब देखिएगा कल का प्रश्न नहीं मिलेंगे। 20 नंबर प्रश्न तक हमारा हुआ था, उसके बाद प्रश्न नहीं हुआ था। उसके बाद आज हम पूरा प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है? इसीलिए तो मेरे प्यारे साथियों रिवीजन हो गया, ये आपके लिए अच्छा हुआ। आप सब हड़बड़ाने लगते हैं, हम कंप्लीट कराएंगे ना तो आप सब हड़बड़ाते क्यों मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि हम आपके साथ है ना,
तब तक लगे रहेंगे जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं कर देंगे। क्रायोलाइट में जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो कहेंगे सर सोडियम और एल्युमिनियम का जो है प्रमुख अयस्क है। सोडियम का भी क्रायोलाइट होता है और एल्युमिनियम का भी क्रोलाइट होता है ना। तो आप आंसर क्या लगा देंगे? बी नंबर ऑप्शन लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 22 नंबर प्रश्नों का जवाब दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहा है 22 नंबर प्रश्न? एकदम जवाब दे दीजिए आप सब फटाफट, फटाफट जवाब दे दीजिए। चलिए इसका जो आंसर होगा, टूटी हुई वस्तु को जोड़ने वाली सोल्डर में निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण होता है? यानी कहने का मतलब है सोल्डर जो है किसका किसका बना होता है। तो आप जानते हैं सोल्डर पीवी और एसएन का होता है। पीवी का मतलब शीशा मेरे प्यारे साथियों, शीशा, और एसएन का मतलब क्या होता है? टीन होता है। यानी कि सोल्डर जो है किसका किसका मिश्रण होता है? तो कहेंगे शीशा और टीन का होता है। शीशा और टीन लगा देंगे जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो कहेंगे तांबा और जिंक किसका होता है? पिताजी में आ जाता है। यानी पीतल जो है, पीतल किसका किसका होता है? तो कहेंगे तांबा और जिंक का होता है। तांबा और टीन का क्या होता है? तो कहेंगे सर कांसा होता है। तो ये कांसा लगा देंगे, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? जानते हैं सेलुलोज है, स्टार्च है, रबड़ है, ये सब प्राकृतिक बहुलक का जो है उदाहरण है। संश्लेषित रेशा जो है ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। संश्लेषित रेशा जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। क्या है? उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। एकदम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है? जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवरों दोनों का, जीवित और मृत वनस्पति का। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों जंतु विज्ञान जीवों पर आधारित विज्ञान है, जिसमें मृत हो या जीवित हो वो दोनों का अध्ययन करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए आप सब फटाफट, ताकि इस लिंक को दोबारा किसी के पास जल्दी ना पहुंचा है। इसीलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी मित्रों तक फटाफट भेज ही दीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ उठा सके एकदम फटाफट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित सेल में किस सेल का विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होता है? किस सेल का सबसे विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होता है? तो भैया वोल्टीय सेल है, सूक्ष्म सेल है, सीसा संचालक सेल है, डेनियल सेल है। तो आप जानते हैं कि सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल सबसे ज्यादा होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हवा की शक्ति मापने वाले यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? एरोमीटर, अनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एकदम फटाफट बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों हवा की शक्ति, वेग की शक्ति मापने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? अनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? अनीमोमीटर का प्रयोग आप करते हैं। कहेंगे सर एरोमीटर किसके मापने के लिए किया जाता है? ये भी जानना जरूरी है। तो एरोमीटर वायु तथा गैस का भार, वायु तथा गैस का भार, वायु तथा जो है गैस का भार, गैस का भार, गैस का भार मापने के लिए किया जाता है। भार या घनत्व भी लिख सकते हैं, भार और घनत्व भी लिख सकते हैं। भार और घनत्व मापने के लिए यानी किसका प्रयोग करते हैं? एरोमीटर का प्रयोग करते हैं ना। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ऑडियोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों। कहेंगे ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, तीव्रता मापने के लिए यानी किसका प्रयोग करते हैं? ऑडियोमीटर का फोन प्रयोग करते हैं। और ऑडियो फोन जो है सुनने के लिए, आवाज वगैरह साउंड ऑडियो फोन का प्रयोग करते हैं, सुनने के लिए करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनीमोमीटर हो जाएगा। लगा देंगे अनीमोमीटर। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। स्कूटर, ठीक है, ब्राडशॉ ने आविष्कार किया था। फाउंटेन मैन का आविष्कार जो है क्या था? वाटरमैन ने किया था, बिल्कुल है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल है। सेफ्टी पेन, सेफ्टी लैंप रहता तो हेम्पी ड्रेवी होता, सेफ्टी पेन है, ध्यान रखिएगा यहाँ सेफ्टी पेन है। सेफ्टी पेन को आविष्कार जो किया था मेरे प्यारे साथियों वो किया था
वाल्टर हंट ने किया था। किसने किया था? वाल्टर हंट ने, वाल्टर हंट ने किया था, हंट ने किया था। अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेफ्टी पेन है, सेफ्टी लैंप होता तो हम्फ्री डेवी अच्छा होता आंसर, लेकिन सेफ्टी पेन था, इसलिए वाल्टर हंट ने किया था। तो ये वाला जो है सम्मिलित नहीं है, ये वाला क्या है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? आप जानते हैं आम का वैज्ञानिक नाम जो है मेंगाफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंगाफेरा इंडिका है, वो आम का वैज्ञानिक नाम है। ओरिजा स्टिवा किसका नाम है? ओरिजा स्टिवा कहेंगे वैज्ञानिक नाम धान का है। किसका है? धान का है। ओरिजिवा स्टिवा वैज्ञानिक नाम किसका है? धान का है। कहेंगे कि पिस्सम स्टिवम किसका नाम है? तो कहेंगे मटर का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? मटर का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिवम स्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कहेंगे गेहूं का है। क्या है? गेहूं का है। गेहूं का जो है ट्रिटिवम स्टिवम है वैज्ञानिक नाम। एकदम मेरे प्यारे साथी, बहुत ही सुंदर, एकदम अच्छा चल रहे हैं आप सब। एकदम जोर से लगा दीजिए। क्या करिए? जोर से लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन मानव शरीर के कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन मानव शरीर के कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे 2 वर्ष। क्या कहेंगे? 2 वर्ष, है ना। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आप सब लाइक अभी तक नहीं किए हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं, तो यदि हम कमरे के बगल वाले कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को तो नहीं देख पाते हैं, परंतु इसकी आवाज को अवश्य सुन लेते हैं। यह ध्वनि के किस गुण के कारण संभव हो पाता है? आप बगल वाले कमरे का भी आवाज सुन लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण ही दूसरे रूम का आवाज जो है अपने कानों तक आप सुन पाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाएगा कितना? तीसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सुंदर, एकदम फटाफट जवाब आप सब दे रहे हैं। 28 का ऑप्शन नंबर, 28 का ऑप्शन नंबर क्या बताए भाई? 28 का, 28 का ए होगा आंसर। 28 का आम का वैज्ञानिक नाम जो है मेंगाफेरा इंडिका होगा। आगे है, उत्तरवर्ती काल में मुगल शासक को बनाए जाने वाली यानी किंग मेकर के नाम से जाना जाता था कौन? हमादुल मुल्क, या सैयद बंधु, या जुल्फिकार खां, या सदात खां। इसका आंसर मेरे प्यारे साथी आप सब दे देंगे। तो जो है उत्तरवर्ती काल में मुगल शासक को बनाए जाने वाला यानी किंग ऑफ मेकर के नाम से जाना जाता था सैयद बंधु को। किसको जाना जाता था? सैयद बंधु को जाना जाता था, क्योंकि 7 शासकों द्वारा यानी कि सैयद बंधु द्वारा बनाया गया था उत्तरवर्ती मुगल काल, इसीलिए उसको किंग ऑफ मेकर कहा जाता है। आगे चलिए, कहते हैं बक्करवाल जनजाति निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मेघालय। आंसर इसका फटाफट आप सब दीजिए। इसका आंसर आप सब फटाफट दीजिए, क्या होने वाला है? आंसर दे देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बक्करवाल जो जनजाति है वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो आंसर लगा दीजिए जम्मू कश्मीर। आगे देखिए क्या कहता है, भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के बीच चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल। कब चली थी? तो कहेंगे 16 अप्रैल यानी कि 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मेरे प्यारे साथियों, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। किसने चलाया था? डलहौजी जी ने चलाया था। और मेरे प्यारे साथियों, कितने किलोमीटर चलाया था? 34 किलोमीटर चलाया था। कितने किलोमीटर चलाया था? 34 किलोमीटर चलाया था। ये सब चीज आप जानते हैं, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम। और मेरे प्यारे साथियों, दूसरी जो है रेल चली थी, कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। दूसरी रेल पहली रेलगाड़ी जो है आपका चली थी मुंबई में, जो मुंबई से थाने तक चली थी। अब दूसरी चली थी कहाँ? कोलकाता में चली थी। कोलकाता में चली थी। कोलकाता में चली थी। कब चली थी? 1854 ईस्वी में चली थी। 1854 ईस्वी में चली थी। बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, भारतीय, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जानना जरूरी है। भारतीय रेलवे, ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था?
रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। एकदम बिल्कुल सही जवाब है, एकदम। और कहेंगे सबसे पहले विद्युतीकरण रेलवे कब हुआ है? तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को, 3 फरवरी 1925 ईस्वी को विद्युतीकरण हुआ है, 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा हम आपसे नहीं बात कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देख पा रहे हैं मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए हम क्लास आपका ना छूटे, तो हम भी चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप सबको वो सुविधा तो नहीं हो रहा है ना? और जानते हैं सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस, है ना? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नाम कामराज बंदरगाह है? आपका यहाँ पे विशाखापत्तनम है, पारादीप है, तूतीकोरिन है और एन्नोर है। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? कामराज है। क्या है? कामराज है। एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? कामराज है। कामराज कहाँ है, यानी एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? तो कहेंगे सर तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। मेरे प्यारे साथियों कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए एकदम बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा, और ये जानते हैं एन्नोर बंदरगाह जो कामराज बंदरगाह है, तो ये देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कंप्यूटराइज बंदरगाह जो है एन्नोर बंदरगाह है, जो तमिलनाडु में है, यानी पहला। क्लियर है? तो चलिए एन्नोर आपसे पूछा जाएगा पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो कहेंगे उड़ीसा में। कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? उड़ीसा में है। यानी कि उड़ीसा राज्य में कौन सी बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। तूतीकोरिन भी बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में, है ना? और विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश में है, आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, ध्यान देते चलिए और बढ़ते चलते हैं। 2023 के अनुसार लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है? 2023 में लौह अयस्क झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। आप बताइए कौन सा राज्य 2023 में यानी अव्वल नंबर पे रहा है? अव्वल नंबर पे रहा है, ये बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप आंसर लगा देंगे कि ओडिशा राज्य जो है 2023 में लौह अयस्क के उत्पादन में पहला नंबर पे रहा है उड़ीसा। अगर विश्व में पूछा जाएगा तो नाम आप सुने ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में पहले स्थान पर है लौह अयस्क के उत्पादन में। लौह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया जो है पहले नंबर पे है ना? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे पुराना बैंक जो अभी भी चल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिएगा, आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, यानी कि पहला बैंक कौन है? आपको एक पता होगा, हिंदुस्तान बैंक 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ था। वो पहला बैंक था, लेकिन वो बंद हो चुका है। लेकिन कहता है जो अभी भी चल रहा है वो पहला बैंक कौन है बताइए, जो कि पुराना बैंक है? तो कहेंगे सर इसमें पंजाब नेशनल बैंक है। कौन बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है। आप बताइए पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो कहेंगे सर ये पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना हुआ था 1894 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1894 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर मेरे प्यारे साथी इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे कि नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है ना? नई दिल्ली है। तो आप लोग नई दिल्ली लगा दीजिए, एकदम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका, बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे साथी, भारत में सबसे पहले एटीएम जो है केरल के कोच्चि में हांगकांग सिंघानिया और हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया था। हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन द्वारा सही किया गया था। और पूछा जाता है कि स्टेट बैंक यानी एसबीआई द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया था? तो केरल में किया था, है ना? तो आंसर आपका क्या हो गया? पंजाब नेशनल बैंक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनवरत योजना अवकाश योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन से है? आपका 1966 से 69, 1978 से 80, 1980 से 85, इनमें से कोई नहीं। आंसर लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसमें क्या कह रहा है? अनवरत योजना अवकाश योजना की अवधि कब था? तो आप जानते हैं 1978 से लेकर के 80 तक था। 1978 से लेकर के कब तक था? 80 तक था। ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा यानी पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था 1978 में, और फिर 1978 से 80 जो 2 साल का चला था, यह जनता पार्टी के द्वारा पंचवर्षीय योजना को बंद करके इनको शुरू किया गया था, जो 2 साल तक चला था। उनके बाद फिर पंचवर्षीय योजना आना स्टार्ट हो गया, फिर 80 से 85 आया, फिर 85 से 90 आया। इसी प्रकार 2014 तक चला, और 2014 में क्या कर दिया, यानी योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले आया। क्या आया? नीति आयोग ले आया है ना 2014 में। तो मेरे प्यारे साथियों, यानी कह रहा अनवरत योजना जो अवकाश योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन है? तो कहेंगे 1978 से 80 है, जो दूसरा नंबर ऑप्शन है। एकदम क्लियर है? चलिएगा
आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथी, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता रहा है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप सब। राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। और राष्ट्रमंडल संघ का स्थापना जो हुआ था तो मेरे प्यारे से कब हुआ है? तो कहेंगे 31 मई 1931 ईस्वी को हुई है ना। चलिए 31 मई 1931 ईस्वी को हुआ है राष्ट्रमंडल का, सॉरी 11 दिसंबर, 31 मई कह गया, 11 दिसंबर है, ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर 1931 ईस्वी में जो है राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय राष्ट्रमंडल संघ का स्थापना हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका विस्तार भारत के भूभाग पर सर्वाधिक है? आप जानते हैं पर्वत का है, पहाड़ी का है, पठार का है या मैदान का है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के भूभाग पर सबसे सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है वो मैदान का मिलता है। कितना परसेंट? तो 43% भूभाग जो है यानी कि मैदान मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथी, पाक स्टेट निम्नलिखित में से किसके किसके बीच स्थित है? पाक स्टेट जो है आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो आप लगा देंगे भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है। एकदम सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने एनएम यानी कि जो समुद्री मील, कितने समुद्री मील तक के अधिकार क्षेत्रों को भारत के पास अधिकार है कि भारत संसाधनों को दोहन कर सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों 200 समुद्री मील आप आंसर लगा देंगे, चौथा नंबर। क्लियर है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेट निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो आप जानते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी सारे का सारे उत्तराखंड में है और वो जो है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों? कुमायूं हिमालय लगा देंगे। जो कहते हैं सतलज, देखिएगा जो आप कहते हैं सतलज और तीस्ता, और सतलज और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को कहते हैं ना। चलिए बहुत ही सुंदर। लेकिन आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। आप जानते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है। क्या है? शांत ज्वालामुखी है जो कि उत्तरी अंडमान पर है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान पे है। तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। तो आंसर लगा देंगे आप सब उत्तरी अंडमान लगा देंगे। और भारत का एक जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बेरन द्वीप है जो कि आपका कहाँ है? मध्य अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अलकनंदा धौली गंगा जहां मिलते हैं वह स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान के नाम पे जाना जाता है? किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताए थे मेरे प्यारे साथियों, अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलते हैं तो विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रयाग हो जाएगा। तो आप सब आंसर लगा देंगे विष्णु प्रयाग। क्या लगा देंगे? विष्णु प्रयाग लगा देंगे, है ना। एक आपका देव प्रयाग है। तो देव प्रयाग में कौन कौन मिलने से मतलब कि देखिए कौन कौन मिलते हैं? तो कहेंगे सर अलकनंदा मिलते हैं और भागीरथी मिलते हैं। देखिएगा अलकनंदा मिलते हैं, यहाँ देव प्रयाग का अगर बात करें अलकनंदा और कौन मिलते हैं? भागीरथी मिलते हैं और भागीरथी नदी मिलते हैं। कहाँ पे? तो कहेंगे देवप्रयाग में मिलते हैं। और वहीं से ये गंगा नदी कहलाती, क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। कहाँ मिल करके? तो देवप्रयाग में मिल करके। आपसे अगर पता करना है नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो एक अलकनंदा होगा ही होगा, एक अलकनंदा होगा ही होगा। बताइए दूसरी नदी कौन है? बताइए तो दूसरी नदी कौन है? अलकनंदा और कौन सी नदी है बताएंगे? अलकनंदा और कौन सी नदी है? तो कहेंगे नंदाकिनी नदी है। कौन है? नंदाकिनी नदी है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों आप सबका, नंदाकिनी नदी। जहां मतलब कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। आप कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा तो एक मिलेंगे ही मिलेंगे, अलकनंदा एक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हम बताए थे फिगर के माध्यम से, आप सभी को पता है अलकनंदा और पिंडारी नदी, पिंडारी है ना। चलिए तो आंसर क्लियर हो गया, एकदम समझ गए मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है, दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कहा जाता है? तो दोमट मिट्टी जो है वो लोम मिट्टी को कहा जाता है। आंसर लगा देंगे लोम मिट्टी। आगे है
व्हाइट गोल्ड के नाम से किस रेशा को जाना जाता है? तो व्हाइट गोल्ड जो है कपास के नाम से जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड जो है कपास के नाम से जाना जाता है। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है, उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। और मेरे प्यारे साथियों, कपास जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक उपजाऊ होती है। और विश्व में बात करें कि कपास सबसे अधिक उपजाऊ कहाँ होती है, तो आप बताइए आंसर इसका फटाफट मेरे प्यारे साथियों, एकदम बता दीजिए। विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कहेंगे कि चीन में होता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका, विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, कपास हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किस लेखक की कृति है? इंदिरा गांधी रिटर्न्स एक किस लेखक की कृति है? तो कहेंगे खुशवंत सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है, बिल्कुल एकदम। चलिए आगे मेरे प्यारे साथी, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम जो भारतीय थे, प्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे? तो कहेंगे प्रथम भारतीय जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिसको 1913 ईस्वी में नोबेल मिला था। 1913 ईस्वी में। और इसको एक बार ही नोबेल मिला है, इसको एक बार ही नोबेल मिला है। तो मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, लिनस पॉलिंग को 2 बार मिला है, फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार मिला है, और एक व्यक्ति और है जिसको 2 बार मिला है। तो वो व्यक्ति का भी नाम जानना चाहेंगे, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है बार्डिन। जो एक व्यक्ति है उसका नाम है बार्डिन, उसको भी 2 बार मिला है। क्या है नाम? जॉन बार्डिन है ना, उनको भी 2 बार मिला है। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक बार ही मिला है, जो 1913 ईस्वी में मिला है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, एकदम इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों बने रहिए, आप सब लगातार आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो कहेंगे सर जी, यानी कि मनाया जाता है 21 जून को। 29 जून को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 14 जून को मेरे प्यारे साथियों विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, दाता दिवस मनाया जाता है। और आप सब परिचित हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नेपाल की संसद का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, नेपाल की संसद का नाम जो है राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल का जो क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। तो आंसर लगा देंगे राष्ट्रीय पंचायत, बिल्कुल। जातीय संसद बांग्लादेश का है, जातीय संसद बांग्लादेश का है। कांग्रेस तो आप सब जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस जो है यूएसए का है, यूएसए का है, यूएसए का है, यूएसए का। और ड्यूमा तो आप सभी को पता है कि ड्यूमा किस देश का है, तो कहेंगे सर रूस का है, बिल्कुल एकदम रूस का है, रूस का है। और ये तो अभी बताए बांग्लादेश का है। क्या है? बांग्लादेश का है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, जबरदस्त। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निम्न में से किस महादेश में बहती है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। बताइए मेरे प्यारे साथियों, नील नदी किस महादेश में बहती है? तो अफ्रीका महादेश में नील नदी बहती है। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ ये नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। यानी इसका उद्गम स्थल जो कहाँ है? विक्टोरिया झील है। कहाँ है? विक्टोरिया झील है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। आगे मेरे प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम आंसर बता दीजिएगा आप इसका। तो कहेंगे सर जी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसका स्थापना हुआ था 2 मई, कब बताइए? 2 मई 1961 ईस्वी में। 2 मई 1961 ईस्वी में, सॉरी, अरे 2 मई कहते हैं, 1961 आधा गया, 1951 है, ध्यान रखिएगा। 1951 ईस्वी में, यानी 2 मई 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का
स्थापना हुआ था। और अभी अभी आप पढ़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दिवस कब मनाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस 29 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। ठीक है, 29 जून को मनाते हैं। और आपसे पूछेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय अगर पूछा जाए, मुख्यालय बताइए तो कहाँ है? आप सब आंसर बताइए तो। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे सर इसका मुख्यालय जो है दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय आय की गणना और इसका जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का आधार वर्ष क्या चल रहा है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो आधार वर्ष चल रहा है वो 2004-2005 चल रहा है ना। ये चीज याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में आएगा, छाप दीजिएगा। तो चलिए, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो आप कहेंगे कि सर भारतीय थल सेना को 7, बताइए कितने कमांडों में बांटा गया है? 7 कमांड में बांटा गया, 7 कमांड में बांटा गया है, 7 कमांडों में बांटा गया है, यानी थल सेना को। किसको? थल सेना को। तो भैया इसी में से 7 कमांडों में से एक कमांड जो है कह रहा है क्या? उत्तरी कमांड। एक कमांड जो है उत्तरी कमांड। तो उत्तरी कमांड का कह रहा है मुख्यालय कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, 7 कमांड में बांटा गया है, लेकिन उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो उधमपुर है। कहाँ है? उधमपुर है। इसको याद रख सकते हैं, इसे उधमपुर है। कैसे मेरे प्यारे साथियों? उ से उत्तरी, उ से उधमपुर, यानी उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर है। तो आंसर लगा देंगे बी नंबर, है ना। चलिएगा, सही जवाब है बिल्कुल एकदम। आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात आ जाएगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, देखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना पहले आप जरूर जानिएगा, स्थापना हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। एनएसजी है ना, 1984 में। इनका मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। तो आप नई दिल्ली आंसर लगा देंगे। इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो है स्थापना हुआ था 1984 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल, आगे चलिए। आगे बलबन को उल्लू खान की उपाधि किस शासक द्वारा दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर बताइएगा। आप कहेंगे सर कि बलबन को उल्लू खां की उपाधि किस शासक द्वारा दिया गया था? तो आपको याद होगा कि नासुद्दीन मोहम्मद शाह, देखिएगा नासुद्दीन मोहम्मद शाह 1249 ईस्वी में, ध्यान देना है, नासुद्दीन मोहम्मद शाह ने 1249 ईस्वी में अपनी विधवा बहन का यानी कि इसके साथ सगाई कराया था, बलबन से शादी करा करके उसको जो है उल्लू खां की उपाधि दिया गया था, यानी किसके द्वारा? नासुद्दीन मोहम्मद शाह। और नासुद्दीन मोहम्मद शाह एक ऐसा शासक था जो कि टोपी सी करके जीवन यापन करता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? नासुद्दीन मोहम्मद शाह हो जाएगा, है ना। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। नासुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो कुरान की नकल करके टोपी सिलकर अपना भरण पोषण करता था, यानी जीवन यापन करता था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसने अपनी विधवा बनकर शादी इनसे करा दिया और उनको उल्लू खां की उपाधि दे दी। चलिए, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों वह स्थान है रंगपुर। वह स्थान क्या है? रंगपुर, जो मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। और रंगपुर के खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता अगर पूछा जाए कि रंगपुर के खोजकर्ता कौन है, तो बताइए मेरे प्यारे साथी, इसके खोजकर्ता एम एस वत्स है। वत्स है, जो कि कब खोजा था? 1931 ईस्वी में खोजा था रंगपुर का, जो कि मादर नदी के किनारे स्थित है, जहां से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या कहता है? औरंगजेब के धार्मिक नीति का सबसे पहला विद्रोह निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब की धार्मिक नीति का सबसे पहला विद्रोह जो है वो जाट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जाट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों? 1669 ईस्वी में। आगे
ऋग्वेदिक काल की उस प्रथा का क्या नाम था जिसमें उस उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला से शादी कर लेता था? यानी कि जो है ऋग्वेदिक काल में एक प्रथा था जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी, तो उससे शादी कर लेता था। उसको कौन सा शादी कहते हैं? अनुलोम शादी कहते हैं। कौन सा शादी कहते हैं? अनुलोम शादी कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अनुलोम शादी कहते हैं। आपको पता है निम्न वर्ग का अगर पुरुष रहे और निम्न वर्ग का ही महिला रहे, यानी दोनों जो है निम्न वर्ग का रहे, दोनों जो है निम्न वर्ग का रहे, कौन कौन? मेल भी निम्न वर्ग का रहे और फीमेल भी निम्न वर्ग का रहे, तो कहेंगे प्रतिलोम शादी है। क्या शादी है? प्रतिलोम शादी है। अगर एक है नियोग प्रथा, जो है नियोग प्रथा क्या है पता है मेरे प्यारे साथियों? नियोग प्रथा क्या है? पुत्र की प्राप्ति के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर किसी अन्य पुरुष के शारीरिक संबंध बनाता है तो वो जो है नियोग प्रथा कहलाता है ऋग्वेद काल के समय में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महाजन पद को उसके राजधानी के साथ सही सम्मिलित के नहीं है। यानी आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो है महाजन पद थे, उसके बहुत सारे अंग भी थे और उनके राजधानी भी थे, जिसमें एक क्या अंग है? चंपा राजधानी, ठीक है, काशी वाराणसी, ठीक है, कौशल श्रावस्ती, ठीक है, वत्स, वत्स दिया है मथुरा। तो मेरे प्यारे साथियों वत्स कहाँ होगा? तो आंसर आप सब जरूर लगा देंगे, तो कहेंगे कि वत्स का जो है राजधानी कहाँ था? बताइए तो आप सब, वत्स का राजधानी कहाँ था? वत्स का राजधानी कहाँ था मेरे प्यारे साथियों? बताएंगे तो कहेंगे सर कौशाम्बी। कहाँ कहेंगे? कौशाम्बी, कौशाम्बी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है कौशाम्बी। यानी कि कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। अब बताइए मथुरा कहाँ की राजधानी थी? ये तो आप बता सकते हैं। मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी, यानी सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, है ना, सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। सूरसेन की राजधानी मथुरा लगा देंगे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है, कैसे इसको आप बनाएंगे। 1857 की महान क्रांति के निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई? यानी कि 1857 ईस्वी में जो क्रांति शुरू हुई थी, यानी उसको पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, वो व्यक्ति कौन थे? तो कहेंगे सर वी.डी. सावरकर थे। यानी वी.डी. सावरकर ने इन्हें 1857 की महान क्रांति को पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा किसने दिया था? तो डिज़रायली ने दिया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर जी, वी.एन. राव। तो इसमें आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए फटाफट आप सब आंसर। तो कहेंगे सर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तो लगा देंगे भीमराव अंबेडकर। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है? तेलंगाना है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है। एकदम आंसर बताएंगे इसका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है। किसने? यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं। अगर पद्म पुरस्कार जो बी विजेता है उसको 10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, मिक्की तथा अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यानी मिक्की एम और कहते हैं अमन ए 5:6 है। बिल्कुल 5:6 है, तो प्रेजेंट टाइम में है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात कहता है 6 साल बाद, 6 साल बाद यह अनुपात जो है 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व अमन की उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में आएंगे तभी तो 5 वर्ष पूर्व चलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, 6 से 7 एक बढ़ा है, 5 से 6 एक बढ़ा है। एक बढ़ने में प्रेजेंट से कितने साल बाद? 6 साल लग गया। 1 बराबर 6, 1 बराबर कितना? 6। इसका मतलब है किसका मांग रहा है? अमन। तो 6 बराबर क्या हो जाएंगे? 6 के 36 हो जाएंगे। 36 वर्ष कब है? वर्तमान में है। ये 5 साल पहले का रहा है, तो 5 साल इसमें घटा देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो आप 31 आंसर लगा दीजिए, जो कि पहला नंबर ऑप्शन है। क्या है? पहला नंबर ऑप्शन है। चलिएगा
नाम ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, आप सभी का नाम जरूर लेंगे 64 का। तबीयत थोड़ा मेरा खराब है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए जो है हम नाम किसी का नहीं ले पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे, माथा भी पूरा दर्द दे रहा है जिसको बयां नहीं कर सकते, इतने दर्द दे रहा है कि बता नहीं सकते मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। तो भी हम कोशिश रखेंगे आपका क्लास बंद ना हो। चलिए आपका क्लास क्या हो, चलिए आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथी इसका। क्योंकि क्लास छोड़ना भी मेरे प्यारे साथी उचित नहीं है ना, इसीलिए। सोनू सिंह राजपूत जी, रितु सक्सेना जी, चांदनी भारती जी, बजरंगी कुमार जी। चलिएगा, किसी वस्तु के स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, वो किस वस्तु के लिए, दूध के लिए। तो आंसर लगा देंगे आप सब दूध। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, गार्थियोमिर्म का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी का ये प्रश्न है, आप आराम से इसको लगा दीजिए, काव्योर उर्मी, तो हो जाएगा आपका कात्योर्मी, है ना। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। आप जानते हैं मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुआ था, जो आगा खां ने और किसने किया था बताइए। तो आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने, यानी मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। स्वराज पार्टी का आविष्कार 1923 में हुआ था, किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था 1939 में, बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था। तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आजाद हिंद फौज का स्थापना यहाँ 1945 नहीं होगा, ये रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने कब किया था, तो कहेंगे सर 1942 ईस्वी में किया था, 1942 ईस्वी में किया था। स्वराज पार्टी 1923 में हुआ है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया है। ये जो किया है आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एससी बोस ने किया है, और आजाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में किया है। एकदम क्लियर है। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो गया था डी नंबर। चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, यानी चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ है, यानी यहीं पे हस्ताक्षर किया है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 50 संख्या का औसत 36 है, ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। देखिएगा 50 संख्या का जो औसत है मेरे प्यारे साथियों 36 है। अगर देखा जाए योग कितना होगा, तो कहेंगे सर योग हो जाएगा 36 पंचे 180, 180 पर 1 शून्य 1800, ये 1800 योग है, यानी 50 संख्या का औसत 36 है। ये औसत 36 तभी हुआ है जब हम 48 के स्थान पर 23 ले लिए हैं। 48 लेना था 23 ले लिए, यानी 48 से कम लिए, तो हम 23 के जगह क्या लेंगे, 48 लेंगे, तो औसत निश्चित है 36 से ज्यादा होगा। 35 वाला तो आंसर होगा नहीं, 36.1, 36.5 या 39.1 ज्यादा होगा, क्योंकि 23 के जगह हमको क्या लेना था, 48 लेना था। तो 23 हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, और 48 को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही ना अंतर था, 23 के जगह 48 लेना था, 23 घटा दीजिए, 48 जोड़ दीजिए। अगर मेरे प्यारे साथी यहाँ बात करें, 8 में 3 गया 5, 4 में 2 गया तो 2 25, यानी 1825, इसको हल करेंगे 1825। तो 1825 जो योग होगा कितने संख्या का होगा, 50 संख्या का होगा, क्योंकि हमारे पास 50 संख्या है, तो औसत निकालेंगे 50 से भाग कर देंगे, तो देखिए जीरो बाद में पॉइंट बैठा दीजिएगा। इससे लगाते हैं 5 या 15, बचा कितना 3, तो 6 पंचे 30, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 25 36.5 हो गया। तो मेरे प्यारे साथी एक जीरो था, एक अंक के बाद बैठा दिए, यानी औसत जो हो जाएगा, शुद्ध औसत 36.5 हो जाएगा। तो आप सब लगा देंगे 36.5 लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर ऑप्शन लगा दीजिए आप सब, बी नंबर लगा दीजिए। हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। तो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कैंडिला हेल्थ केयर, या इनमें से कोई नहीं। 71 का मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था,
वो जीता कौन है? भारत बायोटेक बायोटेक ने जीता है। तो आंसर क्या लगा देंगे? पहला नंबर लगा देंगे। आगे है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ी बात है उपसर्ग किसको कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि यह किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, यानी किसी शब्द के आगे लगता है और उसको अर्थ बदल देता है। जैसे कहा निर्वाह, ठीक है, क्या लिखा है? निर्वाह का जो है यानी उपसर्ग क्या है निम्न में से? तो भैया इसका जो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो नीर जो वहा करेंगे, क्या करेंगे? नीर वहा, ऐसे करेंगे ना। तो देखिएगा ये उपसर्ग लगा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा, लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे क्या कहता है ध्यान देंगे। चाणक्य अर्थशास्त्र में निम्न में से किस भाषा में लिखित है? आपको पता है चाणक्य के अर्थशास्त्र जो है किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आंसर लगा देंगे और इसका विषय राज्य व्यवस्था पर है। क्या है? राज्य व्यवस्था पर है, बिल्कुल है। आगे देखिएगा, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो रिंदम सागवान ने जीता है। रिंदम सागवान ने जीता। ये सब करंट है, करंट जरूर आप सब देख लेना है भाई। आगे कहता है एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई L बराबर 24 दिया है सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर और आपका H बराबर दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों 2 × LB प्लस BH प्लस HL, आप इसका जानते हैं। अगर बात करें 2 गुना LB का मतलब 24 गुना 14 कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे। और उसके बाद मेरे प्यारे साथी B गुना H यानी 14 गुना 7.5 करेंगे, तो 14 गुना 7.5 करेंगे। उसके बाद HL है 7.5 गुना 24 करेंगे, 7.5 गुना 24 करेंगे। अब इनको हल करिएगा मेरे प्यारे साथियों, हल हो जाएगा। 24 गुना अगर हम करें, 24 गुना अगर 14 करेंगे तो 336 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 336 हो जाएगा। और 14 गुना 7.5 कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो देखिएगा 105 हो जाएगा। 105.0 होता है तो 105 लिख देंगे। अब प्लस अगर 7.5 गुना 24 करेंगे तो मेरे प्यारे साथी 180 हो जाएगा, 180.0 हो जाएगा, तो 180 लिखेंगे। अगर इनको हम ऐड करें 336, 105 और 180 को अगर ऐड करेंगे तो आपका जो है 2 × इसको 336, 105, 180 तो हो जाएगा 621 हो जाएगा। ठीक है, इनको हल करिए, 2 × 2, 2 दूनी 4 है, 6 दूनी 12, यानी कि आपका 1242 जहाँ पे ऑप्शन है लगा दीजिए बी नंबर। क्लियर है? एकदम बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है 76 नंबर आपका इंग्लिश कह रहा है, तो इंग्लिश को आप स्किप करते ही हैं, तो भैया हम लगा देते हैं आंसर, है ना। चलिएगा, हाल ही में 5 दिवसीय उत्सव मनोलम चेन्मो कहाँ शुरू की गई है? तो भैया मनोलम चेन्मो जो है ये बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू किया गया है, जो शांति व्यवस्था एक प्रकार से कहते हैं ना कि लेह में शुरू किया गया, शांति और खुशी के लिए बौद्ध भिक्षुकों और नैनों द्वारा वार्षिक 5 दिवसीय शुरू किया गया है और लेह में शुरू किया गया है शांति और खुशी के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। आगे है चरपाई पर मेरे पिताजी बैठे हैं। इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक के लिए है? चरपाई पर। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की नानी रे। अधिकरण में पेपर, तो अधिकरण पे आ रहा है, तो पर है में पेपर, तो आप लगा देंगे अधिकरण। ठीक है, ये कर्ता से रिलेटेड पूछा गया है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र नगर को पटना के नाम से स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर आप सब एकदम बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे कि सर पटना जो नगर की स्थापना किया गया था वो 1541 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो आंसर लगा देंगे शेरशाह सूरी। क्या लगा देंगे? शेरशाह सूरी। आगे देखिएगा, भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 12वां दौर किस शहर में आयोजित किया गया था? भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 12वां दौर वो किस शहर में आयोजित किया गया था? तो काहिरा में किया गया था। कहाँ? काहिरा। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा? क्रय मूल्य का क्या है? सीपी है, और अंकित मूल्य का क्या है मेरे प्यारे साथियों? एफपी है। और आप जानते हैं जब सीपी और एफपी में संबंध दर्शाना होगा
तो लाभ परसेंट इसके साथ जोड़ेंगे, 19% लाभ है तो 119 लिख देंगे, और छूट जो होगा सीपी के साथ लिखेंगे, 15% छूट है तो 85 आ जाएगा। अनुपात निकालेंगे 17 पचे 85, 17 7 19 5:7, यानी कि सीपी हमारा 5 है और एफपी 7 है। तो कहता कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो कितना अधिक अंकित करना पड़ रहा है 2, कहाँ से करें मूल से, 5 गुना कितना 100, तो कहेंगे सर 20 पंचे 100, 20 दूनी कितने परसेंट, 20 दूनी कितने परसेंट, 40% अधिक अंकित करना होगा 19% लाभ कमाने के लिए, और उस पर भी 15% छूट आप देना चाहते हैं। तो एकदम मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सिलेक्ट द ओनली सिलेक्ट वर्ड। तो चलिए भैया 82 का आंसर आपको लगा दें, सी नंबर होगा, देख लीजिएगा। आगे जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मोघरा योजना की शुरुआत किया गया। मोघरा का मतलब समझते हैं मेरे प्यारे साथी, मेरा घर योजना जो है, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, वो हर घर पक्का का हो उसी के लिए योजना चलाया गया, जो 3 लाख रुपये यानी कि लोन दिया जाता है। तो कहेंगे कि वो किस राज्य ने शुरू किया है, उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। आंसर लगा देंगे 83 का ए। आगे है, तेली का बेल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा। तेली का बेल होने का अर्थ है पूरी तरह काम में लगे रहना, यानी लगातार कामों में बने रहना, वो होता है तेली का बेल होना। तो आंसर लगा देंगे पहला नंबर आप सब। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटा दिया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा, महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा, महाभियोग द्वारा, संसद के किसी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और कितने आर्टिकल में इसका वर्णन है, 61 में वर्णन है। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समझ रहे हैं बातों को, यानी कि और आप राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले उसको सूचना देना होगा। चलिए क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। आगे जो कहता है, हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल अमोस को डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा है, वो किस खेल से संबंधित है। 86 नंबर प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वो एथलेटिक्स से संबंधित है, तो आंसर लगा देंगे एथलेटिक्स। आगे कहता है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक भवन को 30 दिन में बनाते हैं, तो इस भवन से 16 गुना बड़े भवन को 6 घंटा कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना क्या, M1 D1 H1 बटे W1 अब बराबर M2 D2 H2 और बटे W2। पढ़े कि नहीं पढ़े मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे यस सर हम पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। तो देखिएगा यहाँ सवाल लिख लेंगे, 18 व्यक्ति 16 घंटा, 18 व्यक्ति 16 घंटा, तो सॉरी 6 घंटा डालिए, कितना दिन में, 30 दिन में। कितने काम को, एक काम नीचे रख दीजिए। आगे देखिएगा करते हैं, इसी भवन से 16 गुना बड़े भवन, जी हाँ एक भवन था, यह 16 गुना बड़े भवन, 16 रख दीजिए। कहता है 6 घंटा कार्य करके कर 27 दिन में 27 लगा दिए, बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मान लीजिए x व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हल कर लीजिए, आंसर फटाफट आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसको हल करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 16 दूना 32, यानी 320। आंसर क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेंगे, 320 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। $350 के लगा दिया था आंसर भाई। आगे क्या कहता है प्रश्न देंगे, 88 नंबर प्रश्न में आंसर लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, देख लीजिएगा पैसिव है ये। आगे है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब किसने हासिल किया। दीक्षा डागर, अदित अशोक, सेलिन हार्बिन या त्रिचाट चिंगलेव, किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी दीक्षा डागर। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहता है, दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है,
तो मेरे प्यार से बंदनी कहीं नंदनी भी दिया रहता है, आत्मजा, नंदनी, भाया, कन्या, यानी इसमें से भिन्न चुनना है। तो आत्मजा कहते हैं लड़की का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, आत्मजा भी है, लड़की का पर्यायवाची नंदनी भी है, लड़की का पर्यायवाची शब्द कन्या भी है, भारिया जो होता है पत्नी की होते, पत्नी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, पत्नी, यानी कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द भारिया होता है, क्या होता है, भारिया। चलिए क्लियर है, पत्नी के लिए लिख देते हैं पत्नी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारिया हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना रम्मा, अरे रम्मा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है मेरे प्यारे साथियों 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। और जानते हैं ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस है, जो कि 1956 से लेकर के कहाँ तक था, 1961 तक था। तो लगा देंगे, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथी क्या कहता है, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट की गतिविधियों की समीक्षा के लिए सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इसमें आप आंसर लगा देंगे, यानी निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है जय किशोर ने 1,20,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किए, 4 महीने बाद 1,60,000 रुपये के साथ छोटू भी व्यापार में शामिल हो गया, तो 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल जो है पार्टनरशिप पर है, और पार्टनरशिप का सवाल ये कहता है कि जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ मिलता है, जैसन आप पूंजी लगाइएगा, जैसन आप समय लगाइएगा वैसने लाभ मिलेगा। जैसे कहता है, ध्यान रखिएगा कि लाभ कब बांटता है, वर्ष के अंत में, 1 साल में लाभ बांट देता है। इसका मतलब है 1 वर्ष के अंत की बात हो रहा है। देखिएगा 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ बढ़ता है, यानी 1 साल के लिए कोई पैसा लगाता होगा तो 1 साल के लिए लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जय किशोर ने 1,20,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। देखिएगा जय किशोर ने 1,20,000 के साथ कोई व्यापार शुरू किया, और कहता 4 महीने बाद इतना रुपये का छोटू भी शामिल हो गया। कौन हो गया, छोटू भी शामिल हो गया। तो देखिएगा जो 1,20,000 जो लगाया ये पैसा जय किशोर ने, तो 12 महीना के लिए लगाया होगा, कहेंगे यस सर 12 महीना के लिए लगाया है। छोटू भी 4 महीने के बाद 1,60,000 लगा करके शामिल हो गया, 1,60,000 लगा के शामिल हो गया 4 महीने बाद। तो मेरे प्यारे साथियों, लाभ जो बांट रहे हैं हम 1 साल के लिए बांट रहे हैं, और 4 महीना बाद वो कुछ शामिल हुआ है, इसका मतलब उसका जो व्यापार में पैसा रहा वो 8 महीना का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्योंकि 1 साल में लाभ बांट के हम आपको दे देंगे, लेकिन 4 महीना बाद आप शामिल हुए हैं, यानी पैसा उस व्यापार में आपका 8 महीना का रहा, 12 में 4 घटा देंगे, 8 महीना तक रहा। तो जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ होगा। तो लाभ का अनुपात निकालिए, 4 कैंसिल कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12 कर दीजिए, 4 तिया 12, 3 तिया इधर 9 हो गया, इधर 8 हो गया, 9 अनुपात 8 आंसर लगा दीजिए, जहां पर है आपका पहला नंबर, है ना। चलिएगा आगे मेरे प्यारे साथियों, 94 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, तो 94 नंबर में सी ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है। ये तो आप समझ रहे, खेद प्रकट करना, गिलानी महसूस करना। वो देखे थे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक चलाए जाने की उम्मीद है। तो मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन ट्रेन भी चलने वाली है जो 2024 में यानी कि चलाने के लिए तैयार है, वो है हरियाणा सरकार, जो कि जिनसे सोनीपत तक चलेंगे। तो आंसर लगा देंगे हरियाणा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 200 मीटर 100 मीटर लंबी 2 ट्रेन क्रमशः 35 और 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से समांतर गति से विपरीत दिशा में चलती है,
तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। एक ट्रेन मेरे प्यारे साथी इधर से है, एक ट्रेन आपका इधर से है, एक की लंबाई 200 मीटर है, एक की लंबाई आपका 100 मीटर है और कहता है एक की चाल 35 किलोमीटर पर घंटा है और एक की चाल जो है कहता है 25 किलोमीटर पर घंटा है। एक दूसरे को पार करेंगे तो एक दूसरे की लंबाई भी पार होंगे। आपको पता है जितने समय में कोई रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करते हैं, उतने समय में दोनों अपनी लंबाई को पार करते हैं, ये बता भी चुके हैं। तो भैया तो हमारा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। यानी दूरी टोटल कितना पार होगा, 200 प्लस 100 पार होगा, ये मीटर में है। और किस चाल से, तो विपरीत दिशा अपेक्षिक चाल जुटेगा। 35 और 25 की बात करें, 5 5 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 60 हो जाएगा। और 60 ये किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब ऊपर हो जाएगा 300, ये 18 आ जाएगा ऊपर, कहेंगे यस सर। ये हो जाएगा 6 पंचे 3, यानी 300 300 300 कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, है ना। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। 97 नंबर प्रश्न का जो है चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लगा देंगे चौथा नंबर आप। उसके बाद 3 साल में साधारण ब्याज से पूरी राशि 815 रुपया हो जाती है और 4 साल में 854, तो मूलधन क्या है, हो जाना क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। यानी मेरे प्यारे साथियों 3 साल में जो है हो जा रहा है कोई धन जाकर के 815 रुपया और कहता है 4 साल में वही धन जो है हो जा रहा है 854 रुपया। आखिर वो धन क्या है, तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक साल बराबर होता है। यहाँ से 3 से 4 साल जाने में कितने साल का अंतर है, तो कहेंगे कि 1 साल का अंतर है। तो 1 साल में कितना ब्याज बना होगा, तो 14 में 5 गया 9, यहाँ मेरे प्यार से 4 में गया 3, यानी 39 रुपया का ब्याज बना है। यानी 1 साल में आपका ब्याज कितना बना है, 39 रुपया का बना है। या तो आप 3 साल का ब्याज निकाल के 3 साल के मिश्रधन में घटा दो तो मूलधन आ जाएगा, या आप 4 साल का ब्याज निकाल के ये 4 साल के मिश्रधन में घटा दो तो मूलधन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो चलिए हम 3 साल का निकालते हैं, तो 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, 117 रुपया 3 साल में ब्याज हुआ है और ब्याज सहित 815 रुपया हमारा 3 साल में मिश्रधन हो रहा है। तो ब्याज को घटा देंगे तो 15 में 7 गया 8, 11 में 1 गया, सॉरी 10 में 1 गया तो 9 और यहाँ मेरे प्यारे साथ में 1 गया 6, यानी 698। तो 698 कितने नंबर ऑप्शन पे होगा, बी नंबर ऑप्शन पे होगा। क्लियर है। चलिए गूगल फॉर्म के माध्यम से कल से आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जरूर आप दे दीजिएगा। बिहार पुलिस का टाइम 10 बजे रखा गया है, ठीक है। तो चलिएगा मेरे प्यार से, पंचायतों का गठन निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये 243 है। 243 तो ग्राम सभा का है, ग्राम सभा का है, ये आप जानते हैं। 243 का को पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर। क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा बिल्कुल। और 243 का ग हो जाता है पंचायत, पंचायत की संरचना, और 43 का घ हो जाता है पंचायतों का स्थानों का आरक्षण, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, कब किया गया, तो आंसर लगा देंगे जुलाई 1931, जुलाई 1931। तो मेरे प्यारे साथियों आज का क्लास कैसा था, ज़्यादा तो हम आपके साथ बात आज नहीं रख पाए, हम आपको बहुत सारा डिटेल्स आज रोक दिए क्योंकि हमको सेट कराना था, तबीयत पूरा खराब था, माथा भी पूरा दर्द दे रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कराना था। तो बताइए कितना नंबर किसको आया, आप सब जरूर बताइएगा। और कैसा लगा क्लास मेरे प्यारे साथियों, जरूर आप सब बताएंगे। फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो सभी मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, और कहते हैं मेरे प्यारे से प्यार करिए, सपोर्ट करिए, और आप सब आगे बढ़िए। एडमिट कार्ड आ गया है, तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड हो गया आ गया तो टेंशन में रहें, या एडमिट कार्ड आ गया आप कार्ड पढ़ के क्या करेंगे। यही टाइम अगर जो हम सेट बनाएंगे, यही सेटों से हो सकता है कि हमारे अंदर ऐसा जोश और जुनून आ जाए, ऐसा तगड़ा झटका लग जाए जो कि हम जाकर के वहाँ झटका मार दें। भाई ये होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और ईमानदारी से भी बहुत टाइम है। किसी अच्छा एग्जाम तो किसी का 1 को होगा, किसी को 7 को होगा, किसी को 15 को होगा, ऐसा है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इसीलिए कहते हैं कि आप सब एकदम, चलिए
बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही बात है। तो मेरे प्यारे साथी आप सब सेट बनाइएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर बाकी हमारे साथ कोई अगर सेवा लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप बता दीजिएगा, सजेस्ट ज़रूर करिएगा। लेकिन इस भाई का चैनल ज़रूर आगे बढ़ाइए, सभी मित्रों तक शेयर करिए और कहते हैं स्टेटस लगाना ज़रूर ना भूलें मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं आपकी एक पहल से किसी का भी सेवा हो सकता है तो ज़रूर करें और हमें उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर करेंगे, है ना? नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और एक बार आप सभी को धन्यवाद करते हैं। आज आप सभी का नाम नहीं ले पाए, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पर नो आनंद रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद भारत। जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे साथियों।